सो ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर सीधी सी बात है, इन्होंने इस साइड लिखे हुए हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हो। घास, बकरी, मानव, ये वाला आ चुका है। दृष्टि पटल, उत्सर्जन, एम्पियर, इस बार 8 आएंगे। तो चांसेस हैं कि अगर आप एक लाइन जोड़ के लिखोगे तो एक पेज पे पूरे पे नहीं होंगे। उसके बाद प्रश्न 2, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया 18वां समूह, आनुवंशिकता 25 सेंटीमीटर 10। अगर मैं इसका बोलूं क्वेश्चन क्या होगा तो समझ सकते हो ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा जो है वो निकलती है। 18 समूह होते हैं आवर्त सारणी में। आनुवांशिकता जो है एक लक्षण का दूसरे लक्षण में जाना स्वतंत्रता पूर्वक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रेवल करने लक्षणों का आनुवांशिकता कहलाता है। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्रता पूर्वक जाना आनुवंशिकता कहलाता है। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दर्शन की अधिकतम दूरी, 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। सोडियम अतिक्रियाशील धातु, नेफ्रॉन प्रकृति की संरचनात्मक इकाई, अंतःस्रावी ग्रंथि, हार्मोन, समजातंग, हमारे हाथ पर कुत्ते के अग्रपाद। हट गया है वो पोर्शन। विभवांतर का मापन वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर सही होता है ना। वोल्टामीटर उन्होंने उसमें दिया होगा पेपर में, इसके फ्रेंड से उन्होंने लिखा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। हरित लवक, क्लोरोफिल, मनुष्य में आयोडीन की कमी से गॉइटर, घेंगा रुक जाता है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, दर्पण सूत्र लिखा हुआ है, इस बार भी पूछ सकते हैं। लेंस सूत्र के दर्पण सूत्र। तो ऐसा लिखने के बाद एफ और वी और यू को स्पेसिफाई कर दिया कि क्या है उनके मतलब। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। सो जाए जय विद्य पलक। लोहे की वस्तुओं को हम संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। पेंट करने से पहले लोहे की सतह वायु, आर्द्रता की नमी के संपर्क में नहीं आ पाती। पेंट करने से लोहे की वो भी लिख सकते हो कि पहले ही। हाँ, यदि हम लोहे की सतह पर पेंट नहीं करेंगे तो सतह वायु के संपर्क में आने पर उस पर जंग लग जाएगी और धीरे धीरे वो संक्षारित हो जाएगी, उसका सत्यानाश हो जाएगा। ओ, सत्यानाश नहीं लिख सकते है ना। तुम सत्यानाश लिख दो। कई बार हुआ है ऐसा, मैंने क्लास में समझाने के लिए बताया, बच्चे जो है वो कॉपी में लिख देते हैं। बोर्ड की कॉपी में नहीं, पता है मुझको, क्योंकि मुझे जाहिर सी बात है, हो सकता है लिखते हो। यही छोटी छोटी चीजें मैं समझाने के दौरान बोल देता हूँ, और वो केवल समझाने के लिए बोलता हूँ, वो उसको लिखना नहीं होता है। न्यूलैंड की अष्टक नियम की सीमाएं आई हैं। कितनी बड़ी राइटिंग है। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर परागण कितने प्रकार का होता है, किसे कहते हैं। पराग कणों का पुंकेसर के पराग कोश से स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। स्वपरागण, परपरागण। जीवाश्म हट गया है। मुख्य फोकस की डेफिनेशन इनने तो डायग्राम में नहीं बनाया था। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर कुछ किरणें आपतित होती हैं जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। इसे एफ से दर्शाते हैं। मैं इस पे नंबर काट लेता। समांतर प्रकाश किरणें तो ये ना बोले। कैसी भी आएंगी मतलब, वो तो उसका मतलब तो ये हो गया। हम्म। जय गुरुदेव नैना। विस्थापन अभिक्रिया जब कोई तत्व अधिक अभिक्रियाशील किसी अन्य कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक जलीय विलयन से पृथक कर देता है और स्वयं स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ZnFeSO4 ZnSO4 प्लस Fe। कॉपर का भी लिख सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया BeSO4 Na2SO4 BeSO4 प्लस NaCl। हाँ शिव। मेरी भी आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, फिर पागल हो गया फोन। भैया वो ये टीचर 3 बार चेक करते हैं, इनकी गलत नहीं निकलते क्या? मतलब मैं ऐसे हिंदी गलती, के पेपर में हूँ। लेकिन आपको कुछ दिखा क्या गलती। नहीं भैया, आप बोल रहे हैं ना आप इस पे नंबर काटते सामान, तो सच में उसने किया तो है थोड़ा गलत। 3-3 घंटे चेक किया फिर भी नहीं निकली। अब हो सकता हो काटे भी हो, पता नहीं चल पाएगा अपन को। एक नंबर कटा क्योंकि ऑब्जेक्टिव सारे सही दिख रहे हैं स्टार्टिंग में।
तो 1 नंबर कटा हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि डायग्राम भी नहीं बना हुआ ये पे, नहीं सॉरी वो उस पे मुख्य फोकस की परिभाषा पे, क्योंकि दिख नहीं रहा है यहाँ पर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2-2 नंबर में आया होगा यहाँ पर, हो सकता हो, लेकिन अगर 2 में रहते तो ऐसी पुच्छ ही नहीं निकलती ना, एक की पुच्छ ही नहीं निकलती, अगर लॉजिकली बोले तो यहाँ पर 2 ही लिखा होगा, उसकी पुच्छ ही निकलती है। एक की पुच्छ तो निकालेगा नहीं वो, और ऐसा एक बनाया होगा तो बात अलग है, जो कि नहीं बनाते हैं खासतौर पर टीचर। तो देख के तो लग रहा है कि पुच्छी बनाई हुई है। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है लक। लक चल गया कई बार। और एक्चुअली ये बात भी भाई रहती है ऐसा कि हमारा रहता है तो वाह। नहीं नहीं, ठीक है वो भी लक भी रहता है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो मैं मालूम क्यों बोल रहा हूँ कि समांतर आना चाहिए था, क्योंकि ये टीचर की जो है वो होती है, प्रकृति होती है, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से देखते हैं उस चीज को। मैं हो सकता हूँ इस चीज पे नंबर काटता, क्योंकि समांतर चीज आना चाहिए, बिना समांतर आए हुए मुख्य फोकस नहीं पता चल सकती, समांतर बहुत जरूरी है। लेकिन जो टीचर होगा, हो सकता है उसको लगा बच्चे को बेसिक तो पता है ना, हो सकता है समांतर सब छूट गया, और ठीक है चल जाएगा मिस्टेक, और उसने जो है वो रहने दिया, और टीचर ने भी जो चेक किया होगा, इतना ज्यादा खास तौर पे नहीं करते, कि मोटा मोटी देखते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि काटा पीटी और जबरन फुल मार्क्स दे दिए हूँ, उसको देख रहा होता है सेकंड बार टीचर, केवल क्रॉस चेक करने के लिए। बाकी नंबर, उसका मकसद ये नहीं होता है कि बच्चे के नंबर ज्यादा आ गए तो कम करना ही है मेरे को, ये नहीं होता है। वो केवल मेजर मिस्टेक देखते हैं जो सेकंड बार चेक होती है। तो ये वाला डायग्राम फिर से आ सकता है, और बहुत जरूरी है 13 चैप्टर में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन करने को आ सकता है, और इसके गुणों को बताने को आ सकता है। पिछली बार दोनों आया था। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है? बंद वक्त बनाती है, जो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्षेत्र आपने याद किया होगा, इसको मत देखो। ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण, मैं इस बार भी बोल रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन पहले जो था ना पुरानी बुक, उसमें हर साल पूछा जाता था, पता नहीं क्या था, हर साल ही आता था क्वेश्चन, हर साल रिपीट होता था। क्या था इस क्वेश्चन में? आपको आप देखोगे ना, अगर परीक्षा दर में लिखा होगा तो लगभग सभी के ईयर लिखे होंगे, हर साल आया है। ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण क्या है? बीच में 1-2 साल छूटे होंगे तो छूटे होंगे, लेकिन मुझे जहां तक मेरे को याद है, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो हर साल ही लगभग रिपीट होता था। उदासीनीकरण की अभिक्रिया आई हुई है, दो, एक अम्ल और एक क्षार को मिलाकर एक लवण में पानी बना हुआ है, HCl COOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस है वो। अब कोई बोलेगा कि इसमें ये तो ओ लिखा हुआ है, नंबर काटे होंगे टीचर ने यहाँ पर, वैसे गोला नहीं लगाया हुआ है। हो सकता हो ए लिखा हो, वो फोटोकॉपी में नहीं दिख रहा हो सकता है, क्योंकि ओ लगाने का औचित्य नहीं है। मेरे को नींद आएगी तो फिर आप लोग को क्या होगा? मैं बोल रहा था ना, मैं लगभग सो ही गया था। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो मैंने अभी वो पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री, जब बताऊंगा मैं। लवण जब भी पढ़ाया मैंने केमिस्ट्री, जरूर बोला है लवण के नाम, उनके सूत्र, उनको बनाने की विधि और उनके उपयोग बहुत जरूरी है, बहुत बार पूछे गए। तो यहाँ देखो, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम और ना सूत्र और फॉर्मूला पूछ लिया था, पता होना चाहिए आपको भी। सावन अपमार्जक में अंतर लिखा था, काट दिया पूरा। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में सर्वप्रथम ग्लूकोज का कोशिका में विभक्त होगा 3 अणु, ओह पायरुवेट का विखंडन, एक्सप्लेन किया भाई साहब, पायरुवेट का विखंडन आ चुका है पहले भी। पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड में इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कुछ नहीं करा, बस डायग्राम जो लिखा हुआ है ना उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब कई बच्चे जो है, हो सकता है उसको बुक में से याद करते हुए बैठे हैं, आप मूर्खता कर रहे हो। डायग्राम लिखा हुआ है, डायग्राम में कोई ही एक्सप्लेन कर दिया, ग्लूकोज या ग्लूकोज को जो है वो, ग्लूकोज को ऑक्सीकरण में सर्वप्रथम ग्लूकोज को कोशिका द्रव्य में विभक्त होकर 3 अणु पायरुवेट देता है। तो कोशिका द्रव्य में डायग्राम में लिखा हुआ है, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में कन्वर्ट होकर पहले पायरुवेट बनता है, पायरुवेट जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, वो ईस्ट में होता है,
और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है कोशिका द्रव्य नहीं, पेशीय कोशिका आता है। पेशीय कोशिका में होता है लैक्टिक अम्ल बनता है। यहाँ काटा पीटी जो भी करी है उन्होंने, टीचर ने यहाँ पर टेप लगा दिया है, यहाँ काटा पीटी करी है उन्होंने। ये पिछले साल की होगी, पिछले के पिछले साल, मतलब जो त्रिशिका वाला बैच है ना, वो वाले साल की होगी। ग्लूकोज का या उसके एक साल पहले की, लेकिन है नई वाली साइल की, क्योंकि 2 बार ही तो पेपर हुए अभी तक साइंस के इस वाली बुक से। तो दोनों बार मैंने पढ़ाया है ग्लूकोज के ऑक्सीजन के विभिन्न पद, तो दोनों में से किसी साल की है। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अब दिखे गोले। पादप हार्मोन जिब्बेरेलिन पूछा हुआ, कुछ पौधों की पत्तियां चौड़ी कर सकता है। चौड़ी कर सकता है। वो मालूम, ये देखो, जो स्टार्टिंग में टीचर होगा उसने गोले लगा दिए होंगे और अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो फिर उसके बाद जो है मालूम क्या हुआ होगा इधर, अगर मैं थोड़ा सोचे तो। क्योंकि ये जो पादप हार्मोन में जिब्बेरेलिन पढ़ते हैं, जिब्बेरेलिन और साइटोकिनिन पढ़ते हैं। तो जिब्बेरेलिन जो है वो पौधे की वृद्धि में सहायक होता है, तने की वृद्धि में खास तौर पे। तो यहाँ पर बच्चे ने ज्यादा नॉलेज रखता होगा, बच्चे ने टीचर बुक से हट के लिखा है। तो स्टार्टिंग में टीचर ने क्या करा, गोली लगा दी, उसको समझ में नहीं आया, ये उसने उसने पढ़ा नहीं था। बीजों का अंकुरण लिखा हुआ है, तो ये बुक में नहीं आता है। लेकिन फिर जब उसने गोली लगा दिए, तो टीचर ने चेक किया होगा, जब हेड के पास गई होगी, तो उसने क्रॉस चेक करा कि जिब्रेलिन में क्या लिखा हुआ, बच्चे ने गोली लगाया हुआ है, उसने फिर यहाँ पर सही का निशान लगाया, छोटे टिक लगे हुए हैं। छोटे टिक वाले मतलब दूसरी बार में इसने सही करा है इसको, टीचर ने। तो ऐसा भी हो जाता है, अगर आपने सही लिखा है आंसर तो, और बुक में भेज है और टीचर को नॉलेज नहीं है उस चीज का, तो बड़े ने उसको सही कर दिया। साइटोकाइनिन क्या काम करता है वो लिखा हुआ है। ऑक्सिन क्या करता है वो लिखा हुआ है। ऑक्सिन वृद्धि को रोकते हैं, तो कुछ पौधों में ऑक्सिन वृद्धि को रोकते हैं, तो ये तो गोला लगाया हुआ है। और फिर यहाँ पर सही भी करा उसने, भैया सही है, बड़े टीचर ने बोला सही, ऑक्सिन वृद्धि को रोकते हैं। ये बंदा बायोलॉजी का लग रहा है, सही में बुक में नहीं लिखा हुआ है वृद्धि रोकते हैं, लेकिन उसने लिखा हुआ है, और उस बंदे ने बाद में चेक किया है तो सही भी किया है, एफसीसी का अम्ल। तो ये पौधों में हार्मोन है, भैया पादप अभी ये हार्मोन। हट गए ना, हाँ ये हट गया है, ये हट गए। ये हट गया है। इसलिए तो नहीं पढ़ा है, बेफिक्र रहो, कॉपी में जो चीज ऐसी लगेगी तुमको नहीं है, नहीं है वो आपको सिलेबस में नहीं होगा, इसलिए आपको ऐसा लगेगा, बेफिक्र रहो। लेकिन अगर थोड़ा सा साइकोलॉजिकली आपको तैयार होना चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि एक ना एक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा होना ही है जो ब्लूप्रिंट में नहीं है, लेकिन आपको आ सकता है। जैसे इस चैप्टर में जो चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे, वैसे साबुन अपमादक से जरूरी है ही, आएगा ही, लेकिन उदाहरण ले रहा हूँ मैं, कि हो सकता है आपसे एल्केन समूह पूछ लें, कि कुछ सदस्यों के नाम बताओ एल्केन के। एल्केन समूह क्या हो, एल्केन एल्किन एल्काइन क्या है, हो सकता है आप पूछ लें। आप बोलोगे वहां, किससे बोलोगे कि ब्लूप्रिंट से हट गया है, तो हटफल आ गया, हम नहीं कर रहे सॉल्व, बोनस नंबर मिलेगा, आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। और वो ऐसा टॉपिक है साला कि मन से कुछ भी नहीं लिख सकते आप उसमें, अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है उसमें तो। आपको सामान्य सूत्र पता ही होना चाहिए, तभी आप पूरी चीज, केवल सामान्य सूत्र पता होगा ना, सब कुछ लिख दोगे आप। एकल बंध द्विबंध त्रिबंध जो पाए जाते हैं वो सब कुछ लिख दोगे उसमें, अगर थोड़ा बहुत भी पता हो। खैर, लेकिन मेंटली तैयार रहना चाहिए, होना है एक आध में तो ऐसा। विद्युत सेल का साइन पूछा है, तार संधि पूछा है, विद्युत बल्ब पूछा हुआ है, वोल्ट मीटर पूछा हुआ है। मैं नॉर्मली विद्युत बल्ब में ये वाली चीज बना देता हूँ, बुक ने नहीं बनाई हुई है, तो उसने बुक का लिखा हुआ है, और ये चीज सही है ना। लेकिन हमेशा नहीं करना है ऐसी चीज। अपवर्तन बुक में गलत सही है डायग्राम, लेकिन वो बच्चे जब कॉपी में पेस्ट करते हैं तो गलत हो जाता है वो। अयस्क की डिफरेंस हट गए हैं अब। रासायनिक अंतर धातु और अधातु में, तो ये तो 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है अभी, और है अभी ये वो पोर्शन। रासायनिक अंतर और भौतिक अंतर बहुत कॉमन क्वेश्चन होगा अगर आता है तो। अमीबा में द्विखंडन का डायग्राम आ गया, इनने यहाँ पर काटा पीटी करी होगी। पेन से बनाया है, पेंसिल से बनाया है, कहीं डार्क कहीं हल्का लग रहा है। कायिक प्रवर्धन आया हुआ है, तो कायिक प्रवर्धन तो इस बार भी इम्पोर्टेंट है, जाहिर सी बात है। परावर्तन के नियम 4 नंबर में आ गया। अच्छा 2 क्वेश्चन दिए हैं। 4 नंबर में 2 क्वेश्चन दिए होंगे, परावर्तन कैसे कहते हैं उसके नियम लिखो, और दूसरा दे दिया होगा लेंस की क्षमता इतनी है, तो बताओ इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो मेरे ख्याल से निकाल सकते हो आप।
मानव नेत्र का नामांकित चित्र, केवल चित्र बनाना था, मिल गया 3 नंबर पूरे। 3 नंबर है कितने हैं? हाँ अंशिका। आवाज नहीं आ रही आप। भैया उन्होंने वो आ रही है हम्म। वो क्षमता, उन्होंने वो फोकस दूरी सेंटीमीटर में कर दी, ऊपर मीटर में आती है ना। हाँ गलत है, सेंटीमीटर में नहीं लिख सकते आप, कन्वर्ट करना चाहिए मीटर में, फिर उसके बाद ही लिखना चाहिए। टीचर ने इसलिए गोला भी लगाया हुआ है, और बाद में टीचर ने सही कर दिया, अजीब बात है ये, कंट्रोवर्सी वाला मामला है ना। टीचर ने हर गलती को सही करा है, बाद वाले टीचर ने इसकी, लेकिन नंबर कटे होंगे यहाँ पर पक्के में। यहाँ भैया पर हाँ। तुमने 1/f की जगह 100/f लिखा है ना। ओ ये चीज तो भाई वो तो ध्यान। सेंटीमीटर में पहले ही कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, इसलिए कोष्टक में सेंटीमीटर भी लिखा है, लेकिन उन्होंने सेंटीमीटर में लिखा, ये तो गलती है ना, मीटर में लिखना चाहिए था। नहीं तो ऊपर 100 भी तो लिखा है, ये भी तो देखो, हाँ तो वो बगल में कोष्टक डिवाइड में करके लिख सेंटीमीटर रहे में, हैं। इसलिए उन्होंने 100 लिखा है ना। अरे इस पे उलझो मत, प्लीज मत उलझो। अगर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसको उसी तरह से सॉल्व करना है। अगर सेंटीमीटर में दी हुई है दूरी, तो उसको यहाँ पर उल्टा पूछा हुआ है, क्षमता दी हुई है, फोकस दूरी निकालना है, तो आप प्लीज इसको मीटर में निकाल लेना, और आखिरी वाले में नीचे फिर शेयर कर लेना, इसको उलझो मत। यहाँ इसको फॉर्मूला 1/f ही रखना है ना। ये इन्होंने टॉपर ने जबरन में कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी यहाँ पर, इस चीज करके बिल्कुल मत उलझो इसमें, ऐसा मत सॉल्व करो, सिंपल रखो, अपन काय को कंट्रोवर्सी खड़ी करो। 1/f से ही सॉल्व करोगे, P=2, और यहाँ पर मीटर में लिखना आप, जो जो क्षमता, जो फोकस दूरी आएगी वो मीटर में निकल के आएगी। आप चाहो तो लास्ट स्टेप में उसको मीटर के साथ साथ या करके F= सेंटीमीटर में भी लिख देना, ऐसा मत करना। यहाँ पर टॉपर गलत नहीं था, इसलिए दूसरे वाले टीचर ने सही कर दिया है वो। लेकिन देखो अलग करने की कोशिश करी, तो पहली नजर में क्या हुआ, गोले लग गए। और यही चीज आपके साथ भी होगी, आप अलग करने की कोशिश करोगे जबरन में, तो पहले नजर में गोले लग जाए। हो सकता है इसके मार्क्स ज्यादा थे, इसलिए दूसरी बार कॉपी चेक हुई तो सही हो गया ये नंबर। हो सकता है आपके साथ ऐसी किस्मत ना हो। तो प्लीज जबरन में जो नॉर्मल तरीका है उसे सॉल्व करो ना, क्यों होशियार बन रहे हो ज्यादा, तो मत करो बिल्कुल भी। टॉपर गलत नहीं है यहाँ पर, अंशिका सही है टॉपर। जबरन में उसने कान ऐसा ना पकड़ा, क्या ऐसा उल्टे हाथ से पकड़ा हुआ है, जबरन में कोई मतलब नहीं है उसका। उसके बाद मानव नेत्र का चित्र आया हुआ है, ये डायग्राम बुक का डायग्राम बनाया हुआ है इन्होंने, लेकिन मुझे बहुत बेकार लगता है, हालांकि अब हट ही गया है तो कोई मतलब ही नहीं आता। कार्बन हाइड्रोजन CH4 का संरचना, अच्छा संरचना पहले भी आ चुकी है मतलब, तो इस बार भी जरूरी है संरचना, तो अभी पढ़ रहे हैं अपन इसको चैप्टर को। अभी नहीं पढ़ रहे, मतलब 6 बजे केमिस्ट्री देखेंगे, अभी हम 14 और 15 चैप्टर निपटा रहे होंगे अभी। ये वाली डायग्राम जरूरी है। हाइड्रोजन ऐसा ना बना के प्लीज वैसा ही बनाएगा, बड़ा बनाइएगा भले ही कार्बन, आप कार्बन बनाइए, हाइड्रोजन को इस तरह से दिखाइए, बिल्ली मौसी के कान जैसे लगते हैं ना ये, तो अच्छे लगते हैं थोड़े से। बाकी उसको फर्क कुछ नहीं पड़ता है, ये जो है वैसे ही रहेंगे। ये भी सही है वो भी सही है, लेकिन वो दिखने में अच्छे लगते हैं और कुछ नहीं। इतना ही काम लो, यहाँ पर देखो बिल्ली मौसी के कान बनाओ ना, ये ऐसे ऐसे हालांकि फिर बोल रहा हूँ नंबर नहीं कटेंगे, सही है वो। कितनी गंदी डायग्राम बनाया है, व्यवस्थित बिल्कुल नहीं है। ना लोग ना ब्रोमो पेंटेन है, पेंटेन में से एक हाइड्रोजन हट गया, ब्रोमीन आ गया उसकी जगह, बस C5H11Br ब्रोमो पेंटेन। अगर ब्रोमो पेंटेन का फॉर्मूला लिखने का ज्यादा तुम बोलोगे ये तो हट गया है, ये तो आने नहीं चाहिए, किसने बोला हट गया है? संरचना आ सकती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने को। और अगर साबुन अपमार्जक अच्छे से करके जाते हो तो वो भी बढ़िया है। खत्म हो गई कॉपी। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डाउट है किसी को। ये भी वही है,
लेकिन भैया राइटिंग अलग देख रहे हो। हाँ, इनके आपके हिसाब से लगभग लगभग कितने आए होंगे? 98 97। देखो, समांतर आते हुए प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिनसे आकृतियों से अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। नंबर पता नहीं क्यों छुपा देते हैं, डर क्यों रहे हो भाई? चेक करिए तो जो है वो, तो क्या दिक्कत है? वैसे इनको पता कैसे चलता होगा कि यहीं रखना है? फोटोकॉपी करते समय कितनी दिक्कत होती होगी। ये तो चिपका ही देते होंगे परमानेंटली। बाकी बल रेखाओं का डायग्राम नहीं बनाया, फिर भी टॉपर बन गए। एसी एसी भी क्या? ये क्या बताओ, टॉपर है भाई ये। इसको विद्युत का है ये चीज नहीं मालूम है। विद्युत का डायग्राम ये कैसा बनता है? टॉप किया है बंदे ने एमपी में। आप अच्छे हो ना इससे। मोटर आपने नहीं पढ़ी हालांकि, लेकिन ये नहीं मालूम है कि साइन कैसा होता है। दोनों साइड प्लस लगा के रखा है। सोच सकते हो ना आप इससे अच्छे ही हो। 16 को करके वो लाभ आ गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। और धोने के सोडे के उपयोग, बेकिंग सोडे के उपयोग, CH4 के। अच्छा, इसने भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ही लिखी है। वाह जी वाह। सी को छोटा बनाया है। होशियार है वो, सही करना पड़ा टीचर को वो तो। नहीं तो जब भी ऐसा हो ना, तो सी छोटा बनाओ, आजू बाजू की सी बड़ा बनाओ, आजू बाजू को छोटा बनाओ। एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, उत्सर्जन तंत्र। डायग्राम आया था, आधे पेज पे बनाया है केवल, लेकिन पूरे नंबर मिले होंगे। 5 नंबर मेरे को दिख भी रहे हैं यहाँ पर। भैया इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया फिर भी मिल गए। हाँ, मेरे कटे थे, क्वेश्चन आपने ही तो मार्क, काटे थे। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है भाई? उन्होंने टेढ़ा कर दिया ना, तो हो रहे हैं क्वेश्चन मार्क। ये टेढ़ा काय कर रहा है भाई? तो वो बुक में ही दे रहा है तो क्या करे? बच्चे कॉपी करते हैं बिना सोच समझे। अच्छा, क्वेश्चन मार्क इसके लिए लगा हुआ है यहाँ पर। इसको दायां वक्र बायां वक्र लिखना चाहिए था। माधव ने महाशिरा मूत्र मूत्राशय मूत्रमार्ग शेष में। दायां वक्र बायां वक्र, दोनों वक्र वक्र है, दायां वक्र बायां वक्र आना चाहिए। डायग्राम में एक और मिस्टेक दिख रही है मेरे को, ये चीज यहाँ पर ऐसी डबल आती है। अब ये किडनी भी तो गड़बड़ बनाई है। हाँ, किडनी में ऊपर नीचे का बोल रहे हो क्या आप? ऊपर नीचे करना चाहिए। हाँ भैया, थोड़ी वो ऊपर रहती है ना ये वाली। हाँ, ये वाली थोड़ी सी ज्यादा नहीं, और वो सेम के बीच जैसी होती है। हाँ वही, शेफ तो इतना गंदा सा बना है। हम्म। तंत्रिका तंत्र आई है न्यूरॉन की, पहले क्वेश्चन आता था इसमें से। तो एक पेज पे एक डायग्राम बना दिया, बस डायग्राम बना के छोड़ दिया। लिखना चाहिए आपको, लेकिन है ना। वोल्टमीटर डायग्राम बने हुए हैं। अयस्क के गैंग, रासायनिक गुणधर्म, ऑक्सीजन की प्रकृति, अम्लों के साथ क्रिया, विद्युत आवेश। ये वाला लिखने का तरीका, धातु और अधातु के गुणों में तुलना, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। पहले गुण का नाम लिख दो, फिर धातु धातु के साथ लिख दो। रासायनिक गुण में थर्म में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता वैसा। आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन। देखो, केवल मैं ही नहीं बोलता हूँ, टॉपर भी देखो, उसकी कॉपी देखो। अतल दर्पण का उपयोग पहले ही बोल चुका हूँ, जरूरी है। द्विखंडन का डायग्राम, कायिक प्रवर्धन, समाप्त, समाप्ति की घोषणा। भैया हाँ, सॉरी बट आप एक बार वो देखिए ना उसका डायग्राम प्लीज। कौन सा? ये अब बर्तन वाला।
भैया उन्होंने ऊपर से नहीं मोड़ी ना, कितना गलत है ज्यादा बच्चे डायग्राम, हैं वो। गलत है डायग्राम, सही है वो, सही बोल रही है वो। यहाँ से आने के बाद ये प्रकाश किरण ऐसे ही जाना चाहिए थी। इनने मालूम क्या किया है, इधर तक लाया और फिर उसके बाद मोड़ा है। क्या मूर्खता है, नहीं बचे नहीं है यहाँ पर, नंबर कटे हैं, गोला बना हुआ है बाकायदा, ये गोला बना हुआ है, बेफिक्र रहो, यहाँ पर नंबर कटे हैं, इस बच्चे के साइंस में कम नंबर होंगे। जहाँ पर नंबर काटने चाहिए उनने काटे नंबर, सही काटे हैं। चलो अब उठाते हैं केमिस्ट्री, शुरू करते हैं केमिस्ट्री। बुक रख लो अपने सामने। नींद आ रही है तो उठ जाओ, उठ जाओ, सो नहीं। भैया 14 चैप्टर पढ़ाए थे ना, क्या आया था? 14 चैप्टर पढ़ाए थे ना। अच्छा सॉरी, केमिस्ट्री शाम को पढ़ाना था। मैं तुम लोग से बोल रहा हूँ, मैं ही सो रहा हूँ यार। 14 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। 14 में डाउट है कुछ तुमको? नहीं भैया आप पढ़ा रहे थे। हाँ है, हमको बोला, हमको तो नहीं, खुद ही पढ़ा रहे हो। तीन नंबर का क्वेश्चन आना है इसमें से। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, आदर्श ऊर्जा स्रोत के गुण क्या है? वैसे ही बोले, बार बार वही वही बोल रहा है, एक ही एक चीज बोल रहा है, एक चीज बोल रहा है। मैं शायद स्कूल में बात कर तो ली इसके बारे में। ठीक है, उत्तम किसे कहते हैं, ऊर्जा का स्रोत उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, सब एक ही क्वेश्चन के आंसर है। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए उसमें। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, क्वेश्चन हो सकता है आपको पता है, आज से लाखों साल पहले जीव जंतु जो है वो दबकर बन गए, दब गए, वो वायु के अनुपस्थिति पड़ी, प्रेशर पड़ा, उसके कारण से आज हमें वो जीवों के अवशेष के रूप में मिलते हैं। कोयला पेट्रोलियम उसके उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन की कमी आपको पता ही है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जरूरी भी है वो। उसके बाद जो है ये एडोबी पीडीएफ रीडर ही बेकार है साला, हैंग करता है, इतना रुक रुक के नीचे जा रहा है। जल विद्युत संयंत्र का डायग्राम जरूरी है। इस डायग्राम को मैंने स्कूल में भी बताया आपको, फिर से बता रहा हूँ। यहाँ बांध बना हुआ है, जाली लगी हुई है, पानी इधर से रिस के आता है, टरबाइन पे गिरता है, टरबाइन घूमता है, जनरेटर घुमाता है, बिजली उत्पन्न होती है, यही जल विद्युत ऊर्जा है। उसके बाद आता है बायोमास, जैव मात्रा, इसकी डेफिनेशन जरूरी है, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो, समझ में नहीं आती तो पूछ लो। बायोमास क्या है? सिंपल सा है, कुछ नहीं है, गोबर गैस भी इसी को बोलते हैं। गोबर गैस में मेन जो गैस होती है वो मीथेन होती है। डायग्राम पूछ सकते हैं, है ना, सकते हैं यहाँ पर। और इसमें जो है वो जो जो इसको संपाचित्र बोलते हैं, संपाचित्र बोलते हैं, जो गोबर गैस बनने के बाद जो अवशेष बचता है उसको स्लरी बोलते हैं। नहीं, स्लरी नहीं बोलते, सॉरी। स्लरी तो यहाँ से डाला जाता है, जिसको कर्दम या स्लरी बोलते हैं, वो यहाँ से डालते हैं, जो कृषि का मिक्सचर रहता है, लिक्विड रहता है अलग अलग अपशिष्टों का, वो यहाँ से डाला जाता है। और जैव ईंधन एक उत्तम गैस है, इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है ना। और इसके अलावा कौन कौन सी गैस होती है इसमें, अपने इसके ऊपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस उत्पन्न होने में कुछ दिन लगते हैं। मेन कौन सी गैस होती है? 75% मैथेन या मीथेन, है ना, मैथेन गैस होती है। हाँ, वैसे आपने पढ़ा है मैथेन, ज्यादा सही शब्द है, मीथेन नहीं। वैसे यार ME को जो है वो आप मैथ पढ़ो या मीथ पढ़ो, केवल अंग्रेजों और गोरों का, अंग्रेज इंग्लैंडियन का फर्क है, अमेरिकन और इंग्लैंडियन का बाकी कुछ नहीं फर्क है। और हमें लास्ट में जो वो निकल जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको उसको कुछ नाम नहीं बोलते, वो खाद के रूप में मिल जाती है हमको बस। मैं गलती से उसको स्लरी बोल रहा था, स्लरी जो है वो ऊपर से डाली जाती है, करदम, जो गोबर वगैरह का पानी करके लिक्विड करके उसको डाला जाता है, वो स्लरी रहती है। गैस बन जाती है तो नीचे खाद बचती है, उसका उपयोग कर लेते हैं अपन।
हाँ खेतों में डालने में। उसके बाद पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा भी जरूरी है। पवन ऊर्जा की कमियां क्या हैं? पवन ऊर्जा क्यों, क्या नुकसान कर सकती है? पहली बात तो इसको लगाने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, ऊपर से हवा की रफ्तार सबसे मेन परेशानी। कम से कम कितनी होना चाहिए हवा की रफ्तार? कम से कम, आती तो है बुक में एक जगह, बताओ स्पीड कितनी होना चाहिए हवा की कम से कम पवन चक्की लगाने के लिए? 15 किलोमीटर प्रति 15 घंटा। किलोमीटर पर आवर। यार ये बुक में आता है कहीं, मैं भूल गया। हाँ ये 15 किलोमीटर पर। और पवनों का देश किसको बोलते हैं? डेनमार्क को। और भारत में कहाँ पर लगा हुआ है सबसे बड़ा? सामने लिखा हुआ है। राजस्थान भैया। अरे चेंज हो गया है क्या? बुक में तमिलनाडु है। सोशल साइंस में पढ़ा गया तूने? नहीं भैया, नेट पे। Are you sure about it? भैया मैंने सोलर और पवन के बारे में देखा था, तो राजस्थान में ये सबसे ज्यादा। क्योंकि मेरे को भी तमिलनाडु याद था, लेकिन एक बार देख लेते हैं गूगल पे सर्च करके। ऑनलाइन क्लास का यही तो फायदा है। हाँ, लार्जेस्ट विंड farm in India. मुप्पड्डल विंड फार्म, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। भाई साहब आप गलत हो, तमिलनाडु में स्थापित किया गया 1500 मेगावाट का। भैया मैंने बड़े का थोड़ा ना बोला था, ज्यादा का बोला था मैं। हाँ भैया बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक्सक्यूज हाँ मी, भैया सोशल साइंस में भी एक पार्ट में संसाधन में दिया है राजस्थान में पवन और ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल की कमी है। हाँ, तो उसका मतलब ये तो ही ना है कि वहां पर सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। हवा चलती होंगी राजस्थान में, किनारे का देश है, बिल्कुल चलती होंगी। तो भैया लेकिन पवन ऊर्जा नहीं कर सकते क्या वो? वहां पर बना सकते हैं, मुख्यमंत्री को खत लिखो, बिल्कुल सुनेगा मुख्यमंत्री आपकी। बोलो वहां पर हमको, हमने याद किया है कि राजस्थान में सबसे बड़ा विंड फार्म है, तो आप बनाओ उधर, सही करो हमारी बात को, ऐसा लिख के उनको लिख कर दो, है ना? तो वो बना देंगे वहां पर। अभी के लिए याद रखो कि भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म जो है वो 380 मेगावाट कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु में है ना? उसके बाद जो है जीवाश्म ईंधन की हानियां क्या है, इस पे बात कर चुके हैं। वैकल्पिक तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? यार पूरी क्लास में बात तो कर ली थी इस पे, बचा क्या था? मैं जबरन में लगा हूँ। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्यों तरफ क्यों जा रहे हैं हम? क्योंकि हमारे जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं वो खत्म हो रहे हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कौन कौन से हैं? जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ये सब परंपरागत में थे, स्टार्टिंग में जो आए थे ना। चलते चलते रोटेट करते करते रुक जाता है, मैं अगर ऐसा करूँ तो। अरे यार ये डॉबी भैया सौर को सोलर कुकर का पूछेगा तो ऐसे ही बनाना है, मतलब एग्जाम में पूछेंगे तो कैसे बनाना है बहुत आप? अलग अलग तरीके से दिए हैं उनके चित्र। बस देखते रहे, बेसिक स्ट्रक्चर याद रखो। तो जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं वो ये है, तापीय ऊर्जा संयंत्र, उसके पहले कौन सा था? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, बायोमास, ये सब पारंपरिक है ना साइंस के हिसाब से। पवन ऊर्जा भी पारंपरिक के अंतर्गत आता है। गैर पारंपरिक किसको बोलेंगे, या वैकल्पिक भी बोल सकते हो? सौर ऊर्जा सबसे बड़ी, उसके बाद समुद्रीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा, और तीसरी नाभिकीय ऊर्जा। तो अलग अलग जगह अलग अलग दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोहरी कांच का दीवार नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको ऐसा उन्होंने। दोहरी कांच का दीवार एक फीचर है, सोलर कुकर में दिखना चाहिए वो।
तो आप थोड़ा सा अलग बना सकते हो। घना बनाइएगा यहाँ पर। घना बनाने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो सोलर कुकर ऐसा दिखा सकते हैं, और उसका ढक्कन जो है वो यहाँ पर ऐसा बना सकते हैं। ये मैंने कौन सा साइड व्यू बना दिया। यहाँ पर परावर्तक ब्रश का ढक्कन लगा होगा कांच का, ये दोहरी कांच की दीवार होगी, यहाँ पर इसको ऐसे स्टैंड लगा सकते हो। मैं रियल बनाने लगा। सब डायग्राम सही है अंशिका, जितने भी सोलर ग्रुप का डायग्राम मिलेंगे ना, सब डायग्राम सही है। बेसिक स्ट्रक्चर याद रखो बस। सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, इससे होकर इस पे चले जाता है। एक कांच का दोहरी दीवार का ढक्कन लगा रहता है, यहाँ पर अलग कलर से दिखाया हुआ है इन्होंने। आप चाहें तो इसको अलग से बीच में अटका सकते हैं, दोहरी कांच की दीवार का ढक्कन ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसा ऐसा दिखा सकते हैं, और उसको लिख सकते हैं दोहरी कांच की दीवार का ढक्कन। तो ये ढक्कन जो है वो यहाँ पर लगा रहता है, क्या बोलते हैं, अंदर पूरा पैक रहता है, जैसा ये दिख रहा है ना, पूरा पैक रहता है। इसके कारण से अंदर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, जैसा ग्रीन हाउस में होता है ना, वैसे ही। एक बार फिर से ज्वाइन करो जरा। महासागरी तापीय ऊर्जा के बारे में बात करने थोड़ी सी, याद है कि नहीं? कितना गंदा देख रहा हूँ।